गुड मॉर्निंग दोस्तों और सभी प्यारे स्टूडेंट्स को चौधरी क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हमने क्लास 10th का जो चैप्टर पढ़ाया था, अम्ल तथा क्षार यानी एसिड तथा बेस। ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस कर लिया था कि एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, और उनके हमने थोड़ा ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। आज हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे कि किसी भी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को कैसे हम माप सकते हैं, जैसे हम पीएच पेपर के माध्यम से जान सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि चौधरी क्लासेस के पेज को लाइक कीजिए और इसको यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन में अन्य बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है अम्ल तथा क्षार में, देखिए हमने थोड़ा बहुत इसमें पढ़ लिया था कि अम्ल की क्या होता है। आपको एक थोड़ा सा इंडिकेशन बताना चाहूँगा कि जितने भी अम्ल आपके जो सांद्र तथा जो तनु विलयन होते हैं, उनमें क्या विभिन्नताएं या क्या अंतर होता है। तो देखिए सांद्र अम्ल जो होते हैं हमेशा, यानी जिसे हम कंसनट्रेटेड एसिड बोलते हैं, उनमें हमेशा ये वाला सिंबल आपका बना हुआ रहता है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है। क्योंकि जो एसिड होते हैं वो हाईली कंसनट्रेटेड होते हैं, यानी सांद्रता यानी प्योर फॉर्म में होते हैं। अगर वह किसी के हाथ में अगर गिर जाए, सांद्र अम्ल, मैंने बताया आपको 3 प्रबल अम्ल होते हैं, HCl, HNO3 और H2SO4। ठीक है, 3 आपके मैंने बताए थे। अगर ये आपके हाथ में अगर गिर जाते हैं या कहीं पे किसी भी पदार्थ में अगर गिरते हैं, तो ये बहुत क्षति पहुंचाते हैं। देखिए आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे, लोहे को भी इसने मेटल को भी पिघला रखा है, और हमारे उंगली को तक ये जला सकता है, इतने खतरनाक घाव के तरीके से। ठीक है। तो केवल अम्ल नहीं, जो आपके सांद्र क्षार भी होते हैं, वो भी इस तरीके से हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। ठीक है। और इन बर्तनों में यानी जिनमें रखे जाते हैं, ये आपको इस तरीके का क्या दिखाई देगा, ये चिन्ह नज़र आएगा। ठीक है। ये खतरे का चिन्ह होता है। और जो लैब में यानी लेबोरेटरी में हम जो रसायन का यूज करते हैं, वो तनु मात्रा में होता है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि उसमें पानी ऐड कर दिया जाता है। पानी मिला के उसमें उसकी थोड़ी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने तनुकरण के बारे में थोड़ा सा जान लिया था। अब आता है अम्ल और क्षार कितने प्रबल होते हैं। हालांकि मैंने बच्चों को ये पढ़ा दिया है ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन बट मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिव्यू कर रहा हूँ। कोई अम्ल और क्षार कितना प्रबल होता है, इसको पहचानने के लिए क्या होता है, यहाँ पर एक पीएच स्केल होता है, जैसे आप लोगों को दिखाया जा रहा है पीएच स्केल। पीएच स्केल होता है तो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन। आपको पता है कि जो अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन देते हैं तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे, वो उतना ज़्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। जैसे हमारे जो सांद्र अम्ल थे यानी HCl और HNO3, उनमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। तो देखिए इस पीएच में पी सूचक है, जिसे पुसान यानी पोटेंस कहते हैं, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, यानी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन की शक्ति कितनी ज़्यादा है। ठीक है। इस पीएच स्केल से 0 से लेके कहाँ तक होता है, 7 तक, 7 और 14 तक पहुँचता है। ठीक है। 0 से लेके 7 तक अगर आप देखोगे तो ये आपका जब 6 तक होता है तो ये अम्लीय होता है। 7वें में क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और 7 से अधिक अगर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, 14 तक पहुँचता है तो ये क्षारीय हो जाता है। ठीक है। देखो आपको यहाँ पर एक चित्र में नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए, देखो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको। ठीक है ना। ये देखो, ये जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन का है। ये जितना ज़्यादा आपका होता जाएगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, ये हाईली कंसंट्रेटेड होता चले जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो, इधर को जाते रह रहे हैं तो ये हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन कम हो गया 14 तक। 0 से लेकर 6 तक ये अत्यधिक था, और 7 में नॉर्मल हुआ। और धीरे धीरे क्या हो गया, ये डिक्रीज होने लग गए, और डिक्रीज होते होते क्या हो गया, ये कम हो गया है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, एक सेकंड। हाँ हेलो। हेलो। मगर लाइट है, लाइट लाइट नहीं है, कल से, कल रात से। कल लाइट तो हाँ हाँ, मुश्किल लग रहा है, शाम तक आएगी। हैं? धुनागरी में तो यहाँ कहीं फॉल्ट आया होगा, इसका मतलब। ठीक है, जब लाइट आएगी मेरे को रिंग कर देना, उस समय याद दिला देना मेरे को। अरे यार, हेल्प वीडियो भी गाड़ी क्या करें, कोई बात नहीं। तो देखिए आपको इसमें कंसंट्रेशन आयन दिख रहा है कि कितना ज़्यादा बढ़ते हुए चले जा रहा है। ठीक है ना। और वैसे ही इस तरफ जो आपको दिख रहा है, ये आपका OH है, यानी जिसे हम बोलेंगे क्या,
OH की कंसंट्रेशन आया नहीं, ये देखो यहाँ पर OH अधिक है, क्योंकि ये 14 तक क्या होता है आपका, जितना ज़्यादा मान अधिक होगा इसका pH का मान, वो उतना ज़्यादा क्या होगा, क्षारीय होगा। और धीरे धीरे आपको नज़र आ रहा है कि ये क्या होता चला जा रहा है, कम होता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये पूरा ये कम हो गया है। तो यानी 0 से लेके 6 तक आपका क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, और 0 और 7 से लेके ऊपर को क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का, और ये क्या होगा, उदासीन, और यहाँ पे क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। नीचे आपको कुछ यहाँ पे साम्यताएं देखिए, देखिए आपको जैसे दिखा रखा है यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के साथ समझा दूँ कि जो देखिए जठर रस यानी जो हमारे आंतों में पाया जाता है, यानी जो आमाशय में हमारा जो अम्ल स्रावित होता है, आपको मालूम है कौन सा अम्ल स्रावित होता है, दैट इज HCl। HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो देखो प्रबल अम्ल के अंतर्गत देखो उसका मान कितना है, 1.2। नींबू का रस जो हम लोग खाते हैं तो वो लगभग 2.2 pH का होता है। शुद्ध जल यानी पानी जो होता है हमारा उदासीन होता है, आपको मालूम है क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों होते हैं, तो दोनों आयन अगर मिलेंगे तो उसको उदासीन मानते हैं। तो इसका मान कितना होता है, 7 के आसपास होता है शुद्ध जल का, देखो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और रक्त का आप देख रहे हो 7.4, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि रक्त का पीएच कितना होता है, क्योंकि जो हमारा खून का पीएच होता है वो लगभग 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम एंटी एसिड भी कहते हैं, आपको मालूम होगा कि अगर एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी वहाँ पर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, जो एक बेस होता है यानी क्षारीय होता है। देखो ऊपर को बटा 10 तक पहुँच गया। और सबसे प्रबल जो क्षार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बताया था आपको, उसका मान कितना होता है, 7 तक, सॉरी 14 तक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा प्रॉब्लम लगा है। अब यहाँ से जो हमारा आगे बढ़ना था ये मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। दैनिक जीवन में आपको मालूम है कि डे टू डे लाइफ में पीएच का रोल कहाँ कहाँ पे आता है। तो सबसे पहले देखिए, क्या पौधे व पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि क्या इनको पीएच के प्रति कुछ अंतर आता है, क्या पौधों में ऐसा कोई परिवर्तन आता है। तो देखिए हमारा शरीर 7 से लेकर 7.8 पीएच के परास के बीच में कार्य करता है। आपको पता है कि हम जैसे खाना खाते हैं तो वो खाना हमारा कंटिन्यूसली स्टमक में जाता है, तो वो पहले एसिडिक होता है यानी अम्लीय होता है, फिर वो धीरे धीरे क्षारीय होता है, फिर वो फाइनली उदासीन होने लगता है। ठीक है, तो 7 से 7.8 पीएच के बराबर के बीच में कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच यानी परिसर में जीवित रह सकते हैं। और वर्षा के जल के पीएच का मान क्या होता है, जब 5.6 से कम हो जाता है। देख रहे हैं आप लोग कि 5.6 से जब कम हो जाएगा तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्योंकि अम्लीय वर्षा आपने सुना होगा ना कि जैसे ताजमहल में जब या अन्य जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, वहाँ क्या होता है, अम्लीय वर्षा होने के कारण क्या होता है, वहाँ की धरोहर को नुकसान होता है। तो तुमने देखा होगा कि या सुना भी होगा, किताबों में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि जो ताजमहल है, ताजमहल में क्या होता है कि अम्लीय वर्षा होने के कारण उसका रंग थोड़ा क्या होने गया, रेडनेस तरीके का होने लग गया है। ठीक है, यानी उसकी जो सफ़ेदी थी चमकदार वो कम होने लगी है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है, और ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की प्रजीवता कठिन हो जाती है। अगर अम्लीय वर्षा अधिक हो रही तो वहाँ पर क्या होगा, जो जीव होगा वो सर्वाइव करने के लिए, यानी चाहे मछली हैं या अन्य जीव हैं, जलीय जीव है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें देखिए, क्या दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ, देखिए शुक्र यानी जो हमारा ग्रह है का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है। आप यूट्यूब में या गूगल में सर्च कर सकते हैं कि शुक्र ग्रह कैसा है। अगर आप उसके बारे में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वहाँ श्वेत और पीले बादलों से बना है। एक्चुअली जो श्वेत और पीले बादल हैं ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 जो प्रबल अम्ल है उसके बादल है वहाँ पर। ठीक है ना, जो इतने ज़्यादा अम्लीयता है तो वहाँ पर जीवन संभव, पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर जीवन संभव है, तो वहाँ पर नहीं है। अगला पॉइंट आता है आपका, इसमें आता है आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है। तो आप देख सकते हैं अपने जो बगल में जो खेत में जो आपकी मिट्टी होती है उसमें पीएच क्या है। तो उसको देखिए, एक अच्छी उपज के लिए पौधों के एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता है। यदि किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए और क्रियाकलाप के अनुसार पीएच की जांच कीजिए, और बात पे भी ध्यान दीजिए कि वहाँ कौन से पौधे उपज रहे हैं। ठीक है, तो ये आप आपका प्रैक्टिकल हुआ कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो लेकिन पीएच को मापने के लिए आपको पता है कि पीएच पेपर की आवश्यकता होती है। पीएच पेपर जो कि लिटमस पेपर आपने देखा था कि जो नीले से लाल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो क्षारीय में क्या होता है, लाल से नीला कर देता है। ठीक है, तो इससे आप इसकी जांच कर सकते हो। अगला देखिए, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पाचन तंत्र का पीएच जो होता है वो लगभग आपको मालूम, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आंतों में पाया जाता है, और इस आंतों में जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये अधिक अधिक मात्रा में अगर निकलने लग जाए तो हमारे पेट में दर्द भी होने लगती है। खाली पेट अगर आप देखना कई बार हमारे पेट में दर्द होने लगती है तो उसका कारण क्या होता है, हमारे स्टमक में HCl का ज़्यादा स्रावित हो जाना। ठीक है,
तो इस दर्द को मुक्त करने के लिए हम एंटासिड खाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है जैसे एंटासिड होता है कौन सा, जिसे हम बोलते हैं क्या कहते हैं आपका जो एंटासिड होगा जिसे हम बोलते हैं मैग्नीसाइड। मैंने बोला था आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या बोला था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। एंटासिड की अधिक मात्रा में का उदासीन करता है, उसकी मात्रा जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बताया, MgOH का उल्टा है जिसका सूत्र होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का MgOH, इसका होल ट्वाइस कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक दुर्बल क्षारक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये भी हमारे क्योंकि ये क्षार होता है तो क्षार और हमने मिलकर उदासीन करते हैं तो हमारे पेट का दर्द खत्म हो जाता है। पीएच परिवर्तन के कारण क्या होता है, दंत क्षय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दंत क्षय यानी आप जानते हो कि हमारे दांतों की जो कैविटी होती है वो कैसे होती है। तो होता क्या है कि मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है। कई लोगों में आपने देखना दांत उनके बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उनका जो इनेमिल होता है वो भाग क्या होता है, धीरे धीरे घटने लगता है। कारण क्या होता है कि हमारे दांतों में जब क्या होता है खाना फंस जाता है तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उसको चेंज करते हैं। कीड़ा एक्चुअली हमारे दांतों को नहीं खा रहा होता है, दरअसल जो हमारे दांतों में जो रोटी का टुकड़ा फंसा है या जो भोज्य पदार्थ फंसा है तो बैक्टीरिया उसे खाता है, और जैसे ही उसे खाता है तो वो एक एसिड रिलीज करता है साथ में, और उस एसिड से हमारे दांतों की क्या होती है, कैविटी होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही कैविटी यानी होल बढ़ते जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, हम बार बार खाना खाने के साथ साथ वहाँ पे खाना फंसते रहता है और वो धीरे धीरे हमारा दांत खोखला हो जाता है और वो हमारे नर्वस तक पहुँच जाता है। तब हमें पेन होना चालू लगता है, जैसे ठंडा और गर्म का भी एहसास होना शुरू होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए, उसके साथ साथ और दंत मंजन के लिए अच्छा क्षारक का जो आपका दंत मंजन उसका उपयोग करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय रुक सकता है, ठीक है। अगला आता है पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों की आत्मरक्षा। बहुत सारे जीव इन एसिड का यूज अपनी आत्मरक्षा के लिए करते हैं। आपने स्क्विड का नाम सुना होगा, जो समुद्र में पाई जाती है, वो एक इंक छोड़ती है बोलते हैं, जिसमें कि इंसान अंधा भी हो सकता है, या जो जीव होता है वो अंधा हो सकता है आंखों में जाने से, क्योंकि एक्चुअली एक एसिड रिलीज करता है जिसके कारण वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। इसके अलावा आपने मधुमक्खी को देखा होगा, चींटी को देखा होगा काटते हुए, तो वो भी एक एसिड रिलीज करते हैं। तुमने देखा होगा जब चींटी हमें काटते तो हमें अचानक खुजली होती है, बहुत देर पेन होता है, या अगर मधुमक्खी आपको काट ले तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उनके डंक में जो होता है वो पाया जाता है एक एसिड जिसका नाम होता है मेथनोइक अम्ल। क्या होता है, मेथनोइक अम्ल, या जिसे हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं या फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ये इतना खतरनाक होता है कि दर्द इसमें असहनीय होता है। तो अगर हम किसी अच्छे क्षार का इस्तेमाल करेंगे तो इस दर्द को हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। देखो डंक मारे गए स्थान पर अंग पर बेकिंग सोडा, देखो लिखा ना यहाँ पर बेकिंग सोडा, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बेकिंग सोडा अगर यूज किया जाए तो हमें इसका आराम मिलता है, ठीक है। नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ते हैं। जो आपने नेटल देखा होगा, हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसको बिच्छू घास या सिसौड़ कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। तो उसमें भी क्या होता है, हम लोग को जो ये आपको नीचे देखो नेटल का ये दिखाई दे रहा है, तो जब हमें बिच्छू लगता है तो बहुत तेज़ सी झंझनाहट की आवाज़ आती, झंझनाहट की से महसूस होती है, और बहुत देर तक इवन दाने भी हमारे हाथ में हो जाते हैं, होते नहीं होते। तो वो किसके होता है, मैथनोइक अम्ल के कारण। तो देखो आप देखा, नेटल एक साकी पादप है जो जंगलों में उपजता है और इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है, और पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधों की पत्ती रगड़कर किया जाता है, और ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। अच्छा, तो अगर आपको अगर पता होगा कि वहाँ पर एक जहाँ पे बिच्छू घास हमारी होती है वहाँ पर एक पौधा और होता है जिसे डॉग पौधे कहते हैं, ठीक है। और वो कैसा होगा, जनरली क्षारी होगा, क्योंकि अगर हम हमारे हाथ में अम्ले लगाए, मैथनोइक अम्ल लगाए, तो वो कोई क्षार होगा जिससे वो क्या हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, नहीं, ठीक है। अब आप जान गए होंगे अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल के पौधे के छूने पर आपको क्या करना होगा। क्या आप ऐसे पारंपरिक इलाज जानते हो जो डंक लगने पर प्रभावी हो, ठीक है। नीचे आपको देखिए बहुत सारे प्राकृतिक अम्ल दे रखे हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए। सिरका, इसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं, इसका सूत्र होता है CH3COOH। ये आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप लोग जरूर नोट करेंगे। संतरा आपका मालूम है कि सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH, नीचे को सिंगल बॉन्ड COOH। इस तरीके से मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, COH का टार्ट्रिक एसिड, दिस इज COOH आ गया, तो नीचे को बॉन्ड आएगा COOH, ठीक है। इस तरीके से आपका एक सूत्र बनेगा, ठीक है ना, ओके। इसके बाद आपका देखो खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, मालूम है। चींटी के डंग में आपको मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल का सूत्र मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेथनोइक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH,
ये इसका हो गया मैथेनोइक अम्ल का। और नेटल के डंक में भी क्या पाया जाता है, मैथेनोइक अम्ल ही पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं कॉपी में भी आपको दिखा देता हूँ, सूत्र दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, ये देखिए प्राकृतिक अम्ल में मैं बता दिया, जो कि HCOOH होता है वो किसका होता है, इसे बोलते हैं मैथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, और एक आपने देखा था एसिटिक एसिड, इसका सूत्र होता है CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक एसिड या इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। एक और देखा था आपने ऑक्जेलिक अम्ल, जो कि किसमें पाया जाता था, टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र मैंने भी बताया आपको, COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, इस तरीके से आपने लिखना है, तो ये ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होगा। ठीक है, देखिए इसके बाद आता है कि आपका लवण का पीएच। लवण का पीएच क्या होता है, जनरली आपको मालूम होना चाहिए। लवण यानी अम्ल और क्षार मिलके क्या होते हैं, लवण बनते हैं। आपने पहले सीखा था, जैसे HCl और आपका HCl के साथ NaOH ले लो तो आपका क्या बन जाएगा, NaCl लवण बन जाएगा। ठीक है, तो लवण का जो पीएच होता है हमेशा 7 के आसपास होता है। देखो पीएच इसका मान कितना होता है, 7 होता है। और ये उदासीन होते हैं, कैसे, तो उदासीन। जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है, और ये क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के लवण पीएच का मान 7 से अधिक होता है, और ये क्षारकीय होते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्षारकीय हैं। अब सबसे पहले एक लवण की बात आ रही है, साधारण नमक। आप लोग जिन्हें खाते हैं, सिंपल से पहले एक समीकरण में आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे हमारा नमक बनता है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक नमक लवण एक अम्ल ले लेंगे, HCl, ये आपका अम्ल है, प्लस क्या आ जाएगा, NaOH, एक क्षार आ जाएगा, इससे बन जाएगा आपका NaCl, जो कि क्या ना, एक लवण, और साथ में बन जाएगा H2O यानी जल। तो आपने देखा कि अम्ल और क्षार से हमारा क्या बनता है, लवण बनता है, दिस इज लवण, सॉल्ट। ठीक है, और इसका पीएच मान हमेशा कितना होगा, 7 होगा। और आपको पता है अम्ल का 7 से कम होता है पीएच, और क्षार का क्या होता है, 7 से अधिक होता है, और ये क्या होगा, उदासीन। तो यानी जो आपके अम्ल होंगे, लवण होंगे, वो कैसे होंगे, उदासीन होंगे। ठीक है ना।